एक्सरसाइज जो होती है ना, एक इसका बहुत ही मतलब इट हैज अ प्रोफाउंड एंड मल्टी फेसेटेड इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर। और एक वाइड रेंज इसके फायदे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो आपकी, चाहे वेट मैनेजमेंट हो, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ हो, इम्यून सिस्टम पे है, स्लीप आपकी बहुत अच्छी हो जाती है उससे। मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करती है ये ना, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं उनको इम्प्रूव करती है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करती है एक्सरसाइज। सो आज हम लोग ये समझेंगे कि ये एक्सरसाइज की बहुत बहुत सारी बातें होती रहती हैं, कि एक्सरसाइज के बारे में बात होती रहती है। तो लेट अस सी कि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज होती क्या है। मतलब किसी भी काम को अगर हम प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में बार बार करते रहें, कंडीशनिंग कोई बॉडी के लिए हम हिलते डुलते रहें, कुछ एक घूम चलते फिरते रहें कुछ, दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। और इससे जैसा मैंने कहा ना कि इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो अ, अगर हम विथ रिड्यूस्ड कैलोरी डाइट is the safest exercise with reduced calorie diet is the safest for weight loss। अगर वेट लॉस किसी को करना है तो आप एक थोड़ी सी अपनी कैलोरी डेफिसिट करिए, थोड़ी कैलोरी की डाइट जो है उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपने न्यूट्रिशन को, और एक्सरसाइज रोज करते रहिए। अब ये एक्सरसाइज होती क्या है। एक्सरसाइज जो है तीन तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, या तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है, या फिर एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती है, या एनारोबिक एक्सरसाइज हो। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का मतलब हुआ जो आपके मूवमेंट को और मस्किल्स को और जॉइंट्स का को मजबूत करने के लिए, एनहांस करने के लिए, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, है ना, जो मसल स्टिफनेस है होती है, ये सबको ठीक करने के लिए, जॉइंट पेन्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी होती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। जैसे आपके लंजेस हैं, स्क्वाट्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर फ्लेक्स, दे आर नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। अब एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। एरोबिक एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जितनी है ना, जिससे कि ये क्या करती है कि आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करती हैं, चाहे वो कहीं की भी मसल हो, चाहे आपके हार्ट की मसल हो, चाहे आपके लंग्स की हो, चाहे वो आपके शरीर की कोई बड़ी मसल्स हो, उनको स्ट्रेंथन करती है, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस प्रोवाइड करती है। और आपके सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जो ऑक्सीजन इनटेक होता है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन इनटेक की उसको बढ़ाना, कि ताकि मसल्स मसल्स मोर ऑक्सीजन ले सकें, और अ, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके, मैक्सिमम हो सके, आउटपुट हमारा बढ़ जाए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हम निकाल सकें। दैट इज दीज आर ऑल एरोबिक एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन इनटेक होता है वो ब्लड सेल्स के लिए बढ़ जाता है, जो है ना। जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। और इट इज़ अ वेरी गुड वे, एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है हमारी वेट लॉस करने के लिए। और कोई भी एरोबिक, मैं तो समझता हूँ कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी वार्म अप पीरियड एक होना चाहिए, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जरूर। बहुत सारे लोग होते हैं ना, टाइम कम है, वो गए, उन्होंने तुरंत एक्सरसाइज की और अपने ऑफिस जॉब के लिए निकल गए। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। थोड़ा सा उसमें हमको पहले वार्म अप करना चाहिए, और थोड़ा हमको कूलिंग पीरियड उसमें बढ़ाना चाहिए। अब ये जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं। आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है इससे, प्री मेच्योर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। आर्टीरियल जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है विथ दीज एरोबिक एक्सरसाइजेस। आपका ब्लड लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव कर जाता है। बहुत सारे लोगों को, अगर अक्सर लोग टेस्ट कराते रहते हैं ब्लड लिपिड प्रोफाइल, तो देखते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है। तो अगर एचडीएल को बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। दीज एरोबिक एक्सरसाइज दे आर वेरी गुड।
आपकी बॉडी वेट, बॉडी फैट को कम करने के लिए, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि हड्डी की मजबूती के लिए, मसल्स की मजबूती के लिए, आपके ब्लड ग्लूकोज के लिए, ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज करना। सो और जो एक मैंने बात कही थी ना कि आपकी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम बढ़ती साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग के लिए, तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं जहां पर हम सांस की स्पीड हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, हार्ट बीट थोड़ी हमारी बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है सेल्स में, और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको निकलने की स्पीड बढ़ जाती है। दे आर एरोबिक एक्सरसाइज। अब एक दूसरी तरह एक्सरसाइज होती है, एक तीसरी एक्सरसाइज जो होती है, एक तो प्रेनुका फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी एरोबिक एक्सरसाइज और तीसरी एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज क्या होती है? जो वेट लिफ्टिंग है ना, जहाँ पे हम मेनली अपनी मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, साइज को, इंड्योरेंस को, मस्कुलर फिटनेस इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नोन एज एनारोबिक एक्सरसाइज। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, एक एरोबिक एक्सरसाइज, एक एनारोबिक एक्सरसाइज। अब एनारोबिक एक्सरसाइज के भी बेनिफिट्स क्या होते हैं? बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है इससे आपकी, क्योंकि हम इन एक्सरसाइज को जब करने का तरीका ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा सांस तो नहीं फूल रही इमीडिएटली, लेकिन हमारे जो है एक्टिविटी इसमें हो रही, तो इससे बोन डेंसिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव करता है। मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारा इससे बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स, इनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करती, जो हमारे तो जॉइंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। पोस्चर स्टेबिलिटी के लिए, और इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड एज में लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पोस्चर स्टेबिलिटी की, है ना। लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उठ के चल संभल नहीं पाते, गिर जाते, तो इट इज अ वेरी गुड फॉर, दे शुड डू एनारोबिक एक्सरसाइजेस। लो बैक पेन जिनको है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। और आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपकी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज हैं, है ना, आप जैसे सामान लिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये जो एनारोबिक एक्सरसाइज में बहुत मदद करती हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस, टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी है, टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करती है। अब ये एनारोबिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? जैसे कुछ सिटअप्स हैं, पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, है ना, और रोइंग है। ऐसी कुछ ये एक्सरसाइज जो है, ये इनको हम एनारोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो अलग अलग एनारोबिक एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब जो हमारा कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम है उसके इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो एनारोबिक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। एरोबिक एक्सरसाइज हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब कुछ स्पेसिफिक ऐसी भी एक्सरसाइज होती है जो कि हमारी जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, जो कि स्ट्रेंथन करती हैं, है ना। अ, जैसे साइकिल आप चलाते हो, तो इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपकी जॉइंट्स के लिए, क्योंकि आपकी जॉइंट्स पे ये बहुत जेंटल इफेक्ट करती है, बड़ा सॉफ्ट इफेक्ट रहता है जॉइंट्स के ऊपर। तो इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज साइकिलिंग, एंड दिस कैन बी डन एट ऑल एजेस। तो साइकिलिंग आपकी जॉइंट्स के लिए, स्पेशली ओल्ड एज के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि बिकॉज सॉफ्ट तरीके से ये आपके जॉइंट्स को ट्रीट करती है, तो इसलिए हमको साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ यंग एज में, बिकॉज इट कैन बी डन एट ऑल एजेस। स्ट्रेचिंग, आधे घंटे की स्ट्रेचिंग अगर आप 2 से 3 बार हफ्ते में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और रोज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है स्ट्रेचिंग। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, दिस इंप्रूव्स योर बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स एंड लोअर बॉडी। अब आप सोचो, एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़िए। अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके ये बोन्स के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छी है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है आपके लिए। तो आपको स्ट्रेंथिंग ऑफ जॉइंट्स करना है तो साइकिलिंग कर सकते हैं आप, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं आप, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप। दिस इज वेरी गुड, दीज आर ऑल वेरी गुड एक्सरसाइज एंड कैन बी डन एट ऑल एजेस। अब स्पेसिफिकली अगर हम कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस की बात करें, ये क्या होती है? कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके मसल्स तक ले जा सकती है जब आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एंड ये मसल्स उसको कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं और उस ऑक्सीजन को यूज करती हैं।
कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो होता है, ये एक बहुत ही अच्छा पैमाना है मेजर करने के लिए आपके एरोबिक एनर्जी सिस्टम। आपका जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है उसके लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर, दिस इज वेरी गुड। दीज एक्सरसाइज विच आर एरोबिक एक्सरसाइज, जिसकी बात हमने की थी। अब ये कार्डियोवेस्कुलर का फिटनेस का गोल क्या होना चाहिए, है ना? हम लोग बात करते हैं कि कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, हमारे हार्ट की फिटनेस की बात अक्सर करते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। तो लेकिन कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस है क्या और उसका गोल क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि आपके जो फंक्शनिंग है, आपके हार्ट, लंग और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इस सिस्टम को, जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, इसको हमको बहुत ही एफिशिएंट बनाने की जरूरत होती है। अगर हम, हमारा गोल ये होना चाहिए कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस एक्सरसाइज के लिए कि मतलब टू टेक इन ट्रांस ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या रिमूव होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक एसिड है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कितनी कितनी ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं। उस एक्टिविटी के हिसाब से ये कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस आपकी उतनी है कि वो ऑक्सीजन आपको बॉडी मसल्स को सप्लाई कर रही है, मसल्स उसको यूज भी कर पा रही है और आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसी स्पीड पे निकाल पा रही है। दैट इज योर कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस। और ये कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस कैन बी अचीव बाय रेगुलर एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर बेसिस में एक्टिविटीज कर रहे हैं जहाँ की आपका हार्ट रेट जो है वो थोड़ा रोज आपका बढ़ रहा है उसकी ना, तो और वो हार्ट रेट आप सस्टेन भी कर पा रहे हैं, है ना? आप चल रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड में, कि हम उस स्पीड पे चल रहे हैं और आपका हार्ट रेट जो है दिल तेजी से धड़क रहा है, और एक ऐसा नहीं कि एक बार तक बस हो गया, उसको हम सस्टेन भी कर पा रहे हैं। तो अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? ये जो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस करते हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है? इसकी ट्रेनिंग, कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस की जो ट्रेनिंग है इसका, इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट है लोअर करता है ये हार्ट रेट, यानी कि आपका ब्लड जो मसल्स को पंप करता था, ब्लड ज्यादा पंप कर पा रहा है, कम स्पीड कम है लेकिन ज्यादा पंप ब्लड कर रहा है, और ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो भी आपका और भी एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज बीइंग डन उसी उस कम हार्ट रेट में, लोअर हार्ट रेट में भी उतना ही आपकी एफिशिएंटली वो काम कर पा रहा है। अब जैसे आप वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, रनिंग करते हैं, रोइंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, एरोबिक डांसिंग है, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं इनमें आपकी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस टेस्ट होती है। अब अगर आपको वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगा, बाइसिक बाइसिक साइकिलिंग करिए आप, रोप जंपिंग करिए आप, वेट लॉस के लिए दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज। अच्छा, अब जो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस की बात होगी, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए स्पेसिफिकली होती है। जैसे आपकी लोअर बॉडी के लिए, है ना, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, इन सब की स्ट्रेंथनिंग के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बनी हुई है। क्यों लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए? लोअर बॉडी की एक्सरसाइज, हम आज एक्सरसाइज में बहुत नहीं जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्यों करनी चाहिए एक्सरसाइज। लोअर बॉडी एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो आपके लेग्स हो, ये पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं, आपकी मसल्स, लोअर मसल्स, पेल्विक मसल्स, ये सारी मजबूत होती हैं आपकी, और इसकी वजह से अपर बॉडी बैलेंस भी डेवलप होता है। तो बहुत जरूरी है कि हमको अपनी लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो जो लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है लोअर बॉडी एक्सरसाइज। जो लोग रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, ये सारे लोगों के लिए लोअर बॉडी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और इसमें हिप और लेग एक्सटेंशन, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेग ये आपकी लोअर बॉडी एक्सरसाइज के लिए। लोअर बॉडी एक्सरसाइज सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बनाती है, ये आपकी मसल्स को भी स्टिमुलेट करती हैं, ग्रो करती हैं, अपर बॉडी की मसल्स को भी ग्रो करती हैं, उनको मजबूत करती हैं। बिकॉज जो जब हम इंटेंस लोअर बॉडी मसल्स के लिए जब एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ हमारे एनाबॉलिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं।
कौन कौन से हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये इंप्रूव करते हैं सारी मसल्स की, जो सारी शरीर की मसल्स की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं। तो इसलिए लोअर बॉडी एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो ये नहीं सिर्फ कि लोअर बॉडी, आपके लोअर पैर के ही मसल्स ठीक हो रहे हैं, आपके जो पेल्विक मसल्स ठीक हो रहे हैं, आपकी सारे शरीर की मसल्स होते हैं। तो अगर आप लोअर बॉडी एक्सरसाइज भी कंसंट्रेट करते हैं एक आध दिन, 2 दिन, तो हर तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए इंसान को। जैसे स्क्वाट्स हैं, जो लोअर बॉडी एक्सरसाइज हैं, स्क्वाट्स आप कर सकते हैं, लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं आप, रिवर्स लंजेस हैं, फॉरवर्ड लंजेस हैं, है ना। और बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज होती है कि आप अपने जो बैठे हुए सीटेड काफ रेज करते रहिए आप, जो आप पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहिए, है ना। खड़े होकर स्टैंडिंग काफ रेज आप करिए। दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर लोअर बॉडी एक्सरसाइज होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने स्पेसिफिकली लोअर बॉडी के लिए बताया। का जो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है, या जो आपकी एरोबिक कैपेसिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी फिटनेस का। जो आपकी ये कार्डियोवेस्कुलर, जब हम बात कर रहे थे कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज की, तो ये फ्रेंड्स आपको समझने की जरूरत है कि इट इज आपकी फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको फिट रहने की जरूरत है। अब हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, आपका जो हार्ट है ना, वो हार्ट आपका एक मुट्ठी के बराबर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। इट इज जस्ट 12 सेंटीमीटर, मुट्ठी के बराबर होता है। और आप 72 बार जो है ये धड़कता है दिल आपका। एक कार्डियक साइकिल, मतलब आपकी जो एक साइकिल होती है जो धड़कने की, उसमें 0.8 सेकेंड में होती है, जहां आपके सारे शरीर के अंदर ब्लड। तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट, ये हमको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है किस तरीके से इसको एफिशिएंट और हम बनाएं। जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, इनको हम किस तरीके से और एफिशिएंट बना सकते हैं, इस हार्ट रेट को किस तरीके से हम कम, उसमें लोअर हार्ट रेट में हमारा ज्यादा ब्लड पंप होके और ज्यादा मसल्स में जाए, और ऑक्सीजन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाए। और जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक एवरेज एडल्ट जो है वो 12 टाइम्स एक मिनट में 12 बार जो है वो एवरेज सांस लेता है, 12 बार। और 500 ml एयर एक बार में मूव होती है। एक बार शरीर के अंदर 500 ml एयर आप लेते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ऑक्सीजन आप कितनी आप जा रही, जिसमें सारी ऑक्सीजन नहीं जाती, कुछ पैसेज में भी रह जाती, 350 ml करीब जाती है आपके। तो ये जो कार्डियो, मतलब ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये हम जो दिल जो धड़क रहा है, जो ऑक्सीजन पंप हो रही है, जो जो ब्लड पंप हो रहा है, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए दीज एक्सरसाइज आती है। और बॉडी जो है अडेप्ट करती है टू एक्सरसाइज दो तरीके से, एक अक्यूट रिस्पॉन्स होता है, क्रॉनिक रिस्पॉन्स होता है। अक्यूट रिस्पॉन्स में क्या होता है, अक्यूट रिस्पॉन्स होता है कि आप रेस्ट से आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो आपका वेंटिलेशन, सांस लेने बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गई आपकी, कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। ये अक्यूट रिस्पॉन्स होता है। जो क्रॉनिक रिस्पॉन्स होता है कि मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक जो है वो आपकी बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है, आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ सकता है। 12 बार से, जैसे हमने बताया था 12 टाइम्स पर मिनट आप करते हैं, दिस कैन बी इंक्रीज टू 60 to 70 ब्रेथ्स पर मिनट। यानी कि 6 लीटर ऑक्सीजन आप जो एक बार में ले रहे हो, है ना, 500 ml हम ले रहे हैं और 12 बार कर रहे हैं, तो 6 6 लीटर हुआ ना। तो 6 लीटर की कैपेसिटी को बढ़ा के हम 100 लीटर तक ले जा सकते हैं विद दिस कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। हमारा वेंटिलेशन इंक्रीज, है ना, जो एयर मूव कर रही है अंदर बाहर, वो कैपेसिटी उसकी हम बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक जो है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं, जो हम जिसको हम कहते हैं हमारी एरोबिक कैपेसिटी होती है। और ये दिस इज अ सिंगल बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फिजिकल फिटनेस, एरोबिक कैपेसिटी, है ना। जो आप
कार्डियक आउटपुट है, जो आपके ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है, ये सब इंप्रूव करना, ये आपका, दीज आर सम वेरी गुड पैरामीटर्स फॉर योर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। हार्ट रेट, हार्ट रेट आप 70 से 72 बीट्स पर मिनट होती है। अब इसको इसको तो कई बार चर्चा भी पहले भी हो चुकी कि इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो बढ़ना चाहिए। कि अगर आप सीधे 210 से लगभग अपनी एज को माइनस कर दीजिए, उसका 60 to 70% तक आपकी हार्ट बीट ले जा रहे हैं, दैट इज अ गुड कैपेसिटी ऑफ, दैट मीन्स दैट एक्सरसाइज गुड फॉर हार्ट। कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ जाए। सो ये कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस की जो ये कुछ मैंने बताया ना कि किस तरीके से कार्डियो पल्मोनरी जो हमारा सिस्टम है, इसको इम्प्रूवमेंट करके इसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है इन एक्सरसाइज। तो ये तो जो मसल्स है ना हमारी बॉडी की, मतलब देर मसल्स का जो दे कंप्राइज अबाउट 40% ऑफ बॉडी मास, है ना। अब उसकी ये जो ऑक्सीजन कैपेसिटी आप सोचो, उसका कंजम्पशन है थ्रू वॉलेंट्री एक्सरसाइज, हम उसको बढ़ा दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। कितनी स्ट्रेंथन हो जाएंगी वो मसल्स, कितनी मजबूत हो जाएंगी वो मसल्स। सो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि डिफरेंट एक्सरसाइज करके जो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो एरोबिक एक्सरसाइज है, जो हमारी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हमको जरूर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है, दैट इज ऑल्सो फॉर फॉर मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करते हो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उसमें भी आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ये बढ़ जाता है, आपकी बॉडी फैट कम होता है, ब्लड प्रेशर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब विद वेट्स, जब आप एक्सरसाइज विद वेट्स करते हो तो आपकी बोन डेंसिटी उससे बढ़ती है और मसल्स उससे बिल्ड होती है। सो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी जो है हमको जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कुछ समय हमको जरूर देना चाहिए फॉर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, आपको बताऊं कि इनएक्टिविटी जो है, दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ओबेसिटी इन इन आवर कंट्री। फिजिकल इनएक्टिविटी, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ओबेसिटी। आप सोचो, यानी कितने कम लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी में हैं जहां पर हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो कम्युनिटी जहां पे हम लोग एक्सरसाइज की, मैं समझता हूँ यहाँ तो 99.9% लोग फिजिकली एक्टिव हैं और अपनी एक्सरसाइज पे जोर देते हैं। हम बहुत सारे लोगों को इस कम्युनिटी के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। हमारी एक्टिविटीज को, हमको फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करनी चाहिए, हमको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। तो आप जैसे बहुत सारा हमने देखा है कि जो हमारा 60% जो होता है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है, वो हमारी जो एनर्जी हम लेते हैं वो हमारा रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ना, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट के उसमें होता है। जो डाइजेशन में थर्मिक इफेक्ट ऑफ ईटिंग होती है, दैट इज अबाउट 10%। जो नॉन रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो 30% होता है, दिस इज वेरिएबल। इसको इंप्रूव करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। इसी में हमारा कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस आता है, एक्सरसाइज आती है। इसी में हमारा नॉर्मल वॉकिंग आती है। इसी में हमारा जो है नॉर्मल एक्टिविटीज है, सीढ़ी चढ़ना, लिफ्ट को नहीं यूज करना, सीढ़ी से चढ़ के जाना, ये सारी चीजें आती है। और आप इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी, जो नॉन रेस्टिंग, जो नॉन हमारी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो आप देखोगे कि आपका ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, ये दिस विल रिड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स। इट रिड्यूसेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपके हाइपरटेंशन को कम कर देगा, आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को इंप्रूव कर देगा, आपके मुझे याद आता है कि डब्ल्यू एच ओ ने एक मैंने कहीं पढ़ा था कि डब्ल्यू एच ओ में उन्होंने कहा कि इनएक्टिव पीपल हैव ट्वाइस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज देन एक्टिव पीपल। तो इनएक्टिव लोग जो है ना, उसको हम इस कम्युनिटी के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप एक्टिविटीज अपनी करेंगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे, तो ये जो जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है, दिस इज बिकॉज ऑफ सीडेंट्री लिविंग। वेरी मेजर, इसका एक मेजर फैक्टर ये भी है, सीडेंट्री लिविंग। बहुत स्ट्रांग लिंक है इसका हमारी नॉन एक्टिविटी के साथ, इन एक्टिविटी के साथ।
तो जो लोग दोज हु आर एट रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज, जो प्री डायबिटिक्स है, उनके लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि दे शुड डेफिनेटली डू एक्सरसाइज। क्योंकि ये बात भी आपको बताऊं कि प्री डायबिटिक्स जो है ना, प्री डायबिटिक्स स्टेज वो होती है स्टेज जहां पर आपका डायबिटीज तो नहीं हुई है, लेकिन आप डायबिटीज के कगार पे खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान में रफली 136 मिलियन पीपल आर प्री डायबिटिक्स। 101 मिलियन पीपल आर डायबिटिक्स एंड 136 मिलियन पीपल आर प्री डायबिटिक्स। और इनमें से 50% डायबिटिक्स होंगे अगर उन्होंने अपनी इस इनएक्टिव लाइफ स्टाइल को, अपने न्यूट्रिशन को करेक्ट नहीं किया। तो थ्रू दिस कम्युनिटी हम लोग वी वांट टू गिव द मैसेज कि हमारा एम है कि हम चाहते हैं कि डायबिटीज कम हो, हम चाहते हैं कि हाइपरटेंशन कम हो, हम चाहते हैं कि लोगों को जो आर्थराइटिस होता है, लोगों को जो लो बैक एक की प्रॉब्लम से जिससे लोग सफर कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं आप जस्ट बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, चेंजिंग योर फिजिकल इनएक्टिविटी। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी है ना आपकी बोन हेल्थ पे, इवन जो है फिजिकल एक्टिविटी इज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट कैंसर। सो जरूर हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि एक्टिविटीज को हम लोगों को इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए। और ये जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो, ये ऑल दीज थिंग्स कैन बी करेक्टेड। इवन आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। सो इन रेगुलर एक्सरसाइजेस को हमको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। आई थिंक दिस इज इन शॉर्ट आई व्हाट आई वांटेड टू कन्वे द मैसेज की लेट अस फाइट अगेंस्ट दीज डिजीज जो कि हमारे समाज को इस तरीके से, हमारे देश को इस तरीके से वो कर रही है। इस कम्युनिटी का जो हमारा मैसेज है, आई थिंक दिस इज आई वांटेड टू गिव। थैंक यू आनंद फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड दैट वाज लवली। बहुत कुछ सर आपने कवर किया, एंड स्पेशली क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक्टिवली, आप खुद भी बहुत वर्कआउट्स करते हैं, एंड क्या बोलते हैं, आप लोग को पार्क जाना पड़ता है, एंड यू हैव अपने पास, यू आर लकी इनफ टू हैव योर ओन गार्डन, और वहाँ पे आप पिक्चर्स भी डालते हैं, हमसे शेयर करते हैं। तो सर बात आपने बहुत अच्छी कही, डेफिनेटली। लेकिन ये जो एक्सरसाइज जो होती है, ये वी ऑल नो, कहीं ना कहीं हमको पता है कि बहुत ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। लेकिन जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इसके। आई थिंक देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन मेरे चैट में भी, पर्सनल चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं भी। और एक सवाल मेरे में मन में था डॉक्टर साहब, जो एक्सरसाइज नहीं करता है या किसी को शुरू करनी है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्ट करना। तो आपने कई तरह के वर्कआउट्स बताए, तो वेयर शुड दे स्टार्ट, कहाँ से शुरू करना चाहिए उनको? कोई इस पे प्लीज टेल अस समथिंग। बहुत बहुत अच्छी बात पूछी कि जो लोगों को, हम लोग जिन लोगों को चाहते हैं कि वो लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट करें। तो मेरा उन लोगों को ये कहना है कि पहले तो दे शुड फाइंड अ रीजन फॉर इट। यार जो मैंने बताई है ना ये सारी, इनमें इन प्रॉब्लम्स को कैसे, किस तरीके से उनको इसको दूर रखना है अपने को, और अपने को ठीक करना है। फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि लाइट एक्टिविटीज, और वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फ्रॉम वेयर दे कैन स्टार्ट। वॉक करना शुरू कर सकते हैं वो लोग योगा शुरू कर सकते हैं। योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइज जहां से वो लोग दे कैन स्टार्ट। तो वेरी लाइट एक्टिविटीज, साइकिलिंग दे कैन स्टार्ट। तो हल्की एक्सरसाइज से धीरे धीरे शुरू करें, उसके बाद ग्रेजुअली दे कैन गो फॉर, जब उनको मजा आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हम और आपने भी ऐसे ही शुरू किया था, और अब हम लोग उस पर काफी कुछ काम कर रहे हैं। So very light exercise. They can start with light exercise like walking. Walking is very very good exercise जहाँ से वो लोग शुरू कर सकते हैं. This is what I wanted to say, Anand. राइट राइट राइट। सो स्टार्ट विद स्लो एंड देन कीप ऑन Yeah. इंक्रीजिंग द पेस, दैट वाज
और सर एक चीज और, जैसे आजकल का मौसम हो रहा है और ये कई मौसम बदलता है तो ये चीज होती है कि अभी तो पोल्यूशन बाहर बहुत है, देर आर सर्टन सिटीज जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। इस केस में जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं साइकिलिंग करने बाहर जाता हूँ तो बहुत ज्यादा कफिंग और वीजिंग होने लगती है। तो उस केस में होता है कि यार बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, अ, मतलब बाहर जाके वर्कआउट्स करने चाहिए कि नहीं, या फिर उन्हें कंटिन्यू करना। तो इसमें क्या, व्हाट कैन बी डू कि वो बाहर जाके जॉगिंग साइकिलिंग एंड वट एवर वर्कआउट्स हम लोग कर भी पाए। डेफिनेटली, डेफिनेटली जहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, लाइक सिटीज लाइक वेयर द पोल्यूशन वाज वेरी हाई, वहां पे वो एक्सरसाइज थोड़ी सी आप एनारोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आप उस पीरियड में कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज पे थोड़ा जोर कम करना चाहिए उस वक्त। एनारोबिक एक्सरसाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कैन, यू कैन डू। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बिल्डिंग आप कर सकते हो वहां पर। जो और मेनली इंडोर एक्सरसाइज पे हमको उस वक्त फोकस करने की जरूरत होती है। आउटडोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर पोल्यूशन लेवल इज हाई, आप देख रहे हो 500 ml आप ऑक्सीजन ले रहे हो और उसमें इतना पोल्यूटेंट्स भी जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो एनारोबिक एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज, दे कैन बी इंडोर। राइट राइट। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया, व्हाई डू एट टाइम्स कार्डियक अरेस्ट हैपेंस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत आजकल हो भी रहा है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना, और स्पेशली यंगस्टर्स को ये देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, देखो, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो यंगस्टर्स हैं खास तौर से, ये एकदम जिम में जाने के लिए एक फैशन सा हो गया है। और जो हमारे भी कोच है डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब, वो भी इसके बहुत अगेंस्ट है कि हर आदमी एकदम जिम में जाके सोचता है कि बस हम सलमान खान बन जाएं और शाहरुख खान बन जाएं। सो अगर आपको वो बनना है, तो देन आई थिंक दैट इज गुड फॉर यू। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं और हमारा न्यूट्रिशन उसके साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि जब आप रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी का, फ्री रेडिकल्स रिलीज बढ़ जाता है बॉडी में, विच इज, और अगर उसको हम न्यूट्रिशन के साथ डाइल्यूट नहीं करते, मैच नहीं करते हैं, है ना, उतना हम, क्योंकि आप देखोगे ना, जो प्रोटीन है वो बहुत जरूरी है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ की बिल्डिंग के लिए। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी, फॉर मसल्स एंड एवरीथिंग। सो इसलिए उनके लिए जो है, वहां पर जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो देन दैट प्रॉब्लम कम्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। तो दे शुड फोकस ऑन देयर न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड द टाइप ऑफ एक्सरसाइज दे आर डूइंग, कितनी कर रहे हैं ना, कि उनकी उनको समझने की जरूरत है। और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डिंग की जाती है, धीरे धीरे कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ाया जाता है। मैंने कहा ना, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट शुड बी मैच विथ योर न्यूट्रिशन ऑल्सो। क्योंकि आप देखते हो कि न्यूट्रिशन के लिए हमको, बॉडी को चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसको 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 फैट भी चाहिए, उसको कार्ड गुड फैट्स भी चाहिए उसको, न्यूट्रिशन। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन इज बीइंग गिवन टू उनको उतना हम मल्टीविटामिन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दैट इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। सिर्फ एक्सरसाइज अकेले नहीं करती, बॉडी को सब कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है। और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इसीलिए मैंने कहा ना कि धीरे धीरे हमको अपना इंड्योरेंस को बढ़ाने की जरूरत होती है। राइट। और सर एक क्वेश्चन और था कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये हमारी जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होती है उसको ट्रैक करने का कोई तरीका? अब आजकल तो बहुत सारे कार्डियोवेस्कुलर घड़ियां आ गई हैं, और आजकल सब लोग ट्रैक करते हैं। आपके फोन्स में आपके बहुत सारे कुछ ऐप्स अवेलेबल हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि यू शुड, आपको खुद पता चलता है, मैंने कहा ना, धीरे धीरे बिल्ड करिए। आपको आपकी जो सांस की, लंग की कैपेसिटी है, जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा जो हमारी जो हार्ट बीट है, इसको धीरे धीरे हमको धीरे धीरे बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत फास्ट नहीं बिल्ड करने की कोशिश करनी, क्योंकि बिकॉज ये सारी चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती हैं, बहुत तेज नहीं होती। इस पे ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी, यंगस्टर्स को खास तौर से। इसलिए ट्रैक करने के लिए तो बहुत सारी आजकल घड़ियां अवेलेबल हैं, और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनको कि आप ट्रैक करते हैं लोग उससे। बट ट्रैक करने से क्या होगा, आपको हमको
धीरे धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। वी शुड नॉट गो वेरी फास्ट। द बॉडी जो है वो हमने कहा था ना कि एक्यूट रिस्पॉन्स होता है एक्सरसाइज का, एक क्रॉनिक रिस्पॉन्स होता है। तो धीरे धीरे एक्यूट रिस्पॉन्स होता है, फिर उसको क्रॉनिक होगा वो। तो हमको धीरे धीरे बिल्ड करने की जरूरत है कि बाय द टाइम कि हमारा जो क्रॉनिक जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जहाँ की हमारी ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाता है, हमारी कैपिलरीज साइज बढ़ जाता है, हम कैपिलरीज ज्यादा हो जाती हैं, नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज कर जाती हैं, हार्ट रेट हमारा जो है वो हमारा लोअर हार्ट रेट है, हार्ट रेट कम रहता है, लेकिन हमारी इस एफिशिएंसी और फंक्शनिंग उससे ज्यादा उससे होती है। So blood volume, oxygen volume, all these increase. These are all chronic adaptations of body. तो वो chronic adaptation के लिए हमको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। ओके सर, एक क्वेश्चन और है। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमल हेल्थ, और उनसे कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चंस ना पूछें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई फीस नहीं दे रहे हैं किसी डॉक्टर्स को, एंड वी डोंट वांट टू मतलब उनको अनपेड रखना हमारा मोटिव नहीं है। तो कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चंस प्लीज ना पूछें। समबडी हैज आस्क्ड इन द ग्रुप कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रोजन नीज के लिए कौन सी एक्सरसाइज होगी। तो डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, वो जो बताएंगे वही करना चाहिए। हाँ नहीं, इस पे हम लोग आई थिंक वो तो आपने राइट सही कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। अगर आप इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, देन द आंसर यू विल गेट फ्रॉम द डॉक्टर्स हु आर, जो इसके ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही कैन गिव यू। बाकी राइट। इस पे हम लोग और चर्चा और कर सकते हैं कि कैसे एक्सरसाइजेज, जो हमने कहा ना कि आप जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, वो आपको करनी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए ये आपको पूछना पड़ेगा कि कब आपको वो एक्सरसाइज, अगर आपका एक्यूट स्टेज में है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो अब दैट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जन और या फिजियोथेरेपिस्ट से पहले सलाह ले लीजिए। फिर बाकी अम, उसके बाद फिर बहुत सारी है, न्यूट्रिशन है और फिर एक्सरसाइज है, जो दे कैन ऑल्सो एडवाइस यू। राइट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस मेरे पर्सनल चैट में भी आए हैं सर, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट देम ओवर हियर, बिकॉज वो बिल्कुल एकदम क्लिनिकल एडवाइस मांग रहे हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन अगर कोई है तो हम लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और हम लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। एनीवन हैज समथिंग टू से और आस्क, तो यू एवरीबडी इज इनवाइटेड टू कम्युनिकेट इट। हमारे जो ग्रुप है लिव हेल्दी लिव हैप्पी का, उसमें एंड एवरी संडे 5:30 PM वी मीट हियर, एक टॉपिक के साथ और एक एक्सपर्ट स्पीकर के साथ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर द्विवेदी फॉर योर टाइम टुडे इवनिंग, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली, एंड दिस सेशन इज ऑन यूट्यूब, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं किसी के भी साथ जिनको आप चाहें। एंड के फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस न्यूट्रिशन पूछा है किसी ने तो अगर आप बताना चाहें डॉक्टर साहब, तो आप जल्दी से बता दें, देन वी एंड द सेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, न्यूट्रिशन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के न्यूट्रिशन नहीं, शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन अगर आपका ठीक है ना, तो जहाँ पे कि हमको प्रॉपर प्रोटीन लेना चाहिए, हमको ज़्यादा, हमको वहाँ पर मल्टीविटामिन्स हमारे शरीर में जाने चाहिए, हमारे शरीर को जो है वो फैट्स, बिकॉज आप जानते हो कि जो जो हमारी एक्सरसाइज ही की अगर हम बात करें, तो एक्सरसाइज में जो चॉइस ऑफ फ्यूल्स फॉर एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर द डाइटरी सोर्सेज, है ना, जो कि फ्यूल प्रोवाइड करते हैं फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द मसल। और जब आप रेस्ट कर रहे हैं या नॉर्मल डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो फैट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम। फैट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोवाइडिंग 80 to 90% ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट 5 से 18% देता है और प्रोटीन 2 से 5% देता है। सो हमको बहुत जरूरी है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट अपनी भोजन में लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत जरूरी है कि किसी को बोन्स में के लिए बहुत जरूरी होता है कैल्शियम ऑल्सो। ग्लूकोसामाइंस आप ले सकते हैं, ग्लूकोसामाइन लेना चाहिए, और कैल्शियम भी साथ में उसमें ऐड करना चाहिए। ओमेगा 3 प्रोटीन, और एंड दैट टू यू शुड टेक फ्रॉम अ सोर्स विच इज अ वेरी नोन सोर्स, और जो कि बहुत ही अच्छा ऐसा ब्रांड हो जो जहाँ पर आपको वेरी, यू आर श्योर दैट व्हाट दे आर सेइंग एंड दे आर प्रोवाइडिंग।
राइट। तो आई थिंक अजय जी को उनका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। और हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिविटीज करते रहेंगे, और जिसको भी अगर आप लोग लगता है कि यू वांट टू नो समथिंग मोर, टू डेफिनेटली जिन्होंने आपको जोड़ा है इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी से, उनसे कनेक्ट करिए एंड आस्क देम कि आप कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं या फिर एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, दैट विल बी अरेंज्ड। So thank you so much everyone, and thank you so much Dr. Saab once again, and bye bye, and see you all next week on the same time, same Sunday, and bye bye. Thank you. Thank you, Anand.